Hello students, let's start with English practice test 3, but this is level 2. Level 2 is an advanced mock test specially designed for students who have completed the batch with SSA, okay? But even then, if you haven't completed the batch with SSA, अगर आपकी एक 6 महीने की इंग्लिश की स्टडी है, रेगुलर स्टडी है, तो you can go for this test, okay? So this test is for 20 marks, 15 minutes. Students, ये जो practice mock test का analysis है, मैं ये कुछ दिनों तक चालू रखूँगी just टू लेट यू नो कि कैसे पेपर को स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, पेपर के स्ट्रैटेजीज कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो ये तकरीबन 4-5 मॉक टेस्ट तक मैं लूँगी एंड देन आई विल कम डाउन विद different things. Okay, I'll come down with sentence connectors ke video and all these things. So anyways, let's start with English practice test 3 level 2. Level 2, again I repeat, it's an advanced level, specifically designed or customized for students, those who have completed a batch or at least a study of around 6 months with the English subject. Okay, let's go now. जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, 15 मिनट्स है, आप 1 से 1.5 मिनट लीजिए, 2 मिनट मैक्स लेंगे आप और आप सारे क्वेश्चंस चेक करेंगे. लेट्स गो. सो क्वेश्चन नंबर 1 के डायरेक्शंस अगर आप देखें, सो दीज क्वेश्चंस आर फिलर्स. बट यार ये फिलर्स प्रॉपर फिलर्स जैसे फिलर्स नहीं है, ये सिंगल फिलर्स है ना, ये डबल फिलर्स है ना, ये पूरे पैराग्राफ फिलर है ना, सेंटेंस फिलर्स है. तो ये कहीं ना कहीं सिंगल फिलर और सेंटेंस फिलर के बीच का, जिसको हम कहते हैं फ्रेजल फिलर्स. यहाँ पे आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेज है विच यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक. सो दीज आर 5 आई थिंक, राइट? सो दीज आर 5. चलिए ठीक है, सेंटेंसेस छोटे हैं बट उसके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए इसको फ्रेजल फिलर्स हैं. फ्रेजल फिलर्स अभी तक प्री में किसी ने नहीं पूछा है, ये मेंस का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जो एक आध एग्जाम में आया है बट आने के चांसेस हैं. सो दिस इज अगेन फॉर मेंस. द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इज फॉर मेंस एंड 1 मार्क का ईच क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है. आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीआई मेंस में, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई पीओ मेंस में, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में भी. ओके, सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर न्यू पैटर्न, मेंस क्वेश्चन, phrasal fillers. Let's come down to the next question, question number 6. Question number 6 तो RC है. The good news is the RC is pretty small, hardly of 3 to 4 lines. I mean to say 3 to 4 sentences and 5-6 lines I think. So RC काफ़ी छोटा है, बट अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा एक देख लो तो क्वेश्चंस काफ़ी इनडायरेक्ट है. तो यही तो पैटर्न चल रहा है अभी, प्री में भी यही पैटर्न आ रहा है कि आपको आरसी छोटा देगा लेकिन क्वेश्चन 4, 5, 3 भी देगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देगा. सो बेसिकली द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर इन सच वे दैट या तो लेंदी आरसी दो और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो ताकि बच्चे का पढ़ने में टाइम जाए, या तो आरसी छोटा दो और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछो ताकि बच्चे को उसको बार बार पढ़ने में टाइम जाए. तो बेसिकली ही वांट्स टू कीप यू एंगेज व्हेन इट कम्स डाउन टू आरसी. सो आरसी इज वन such type of question wherein the examiner has got a lot of freedom to keep the mindset of the students engaged, and that is what he has done. A small RC with all 5 indirect questions. Okay, let's go further. The next is okay, question number 7 आता है पैरा जंबल. लेकिन अगर आप इनके डायरेक्शंस को ध्यान से देखो तो ये सादा सीधा पैरा जंबल नहीं है, इसमें इसने 3 चीज़ें मिक्स की है. पैरा जंबल के ही जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं 3 मिक्स हैं. सबसे पहला फिक्स्ड सेंटेंस है. Below a set of 8 statements is given, out of which the first sentence given in bold is fixed. First sentence is fixed, यानी fixed sentence है. Second, random order बचे हुए को है, लेकिन एक इसमें से odd sentence out भी है और बाकी को rearrange करना है. So it means this question is again a question for mains. This cannot be a question for pre. Question number 7 के जो आगे के questions हैं, I mean to say 11 के आगे के जो questions हैं, this is a parajumble, but a parajumble with a combination of fixed sentence jumble, with a combination of odd sentence out, एंड द लास्ट इज पैराजम्बल. तो 3 क्वेश्चंस का एक कॉम्बिनेशन है. ये क्वेश्चन मेंस में आएगा, आप इसको पकड़ सकते हो आरबीआई मेंस में आ सकता है, अगेन क्लर्क मेंस और पीओ मेंस. So questions on that 11 to 15. Just after the rearrangement, you just have to set the sequence, answer the sequence. Let's come down to question number 16 to 20. 16 to 20 questions को अगर आप ध्यान से देखो तो 2 statements हैं, 5 connectors दिए हैं और आपको combination statement चुनना है. जो कनेक्टर स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकता है. दिस इज सिंपल बेसिक कनेक्टर्स है. ये इसको एडवांस कनेक्टर्स हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बेसिक कंजंक्शंस डाले गए हैं जिसको आपको यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है. तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. द पेपर गोज थ्रू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. द फर्स्ट इज फ्रेजल फिलर्स, दिस इज फॉर मेंस, फॉलोड बाय एन आरसी जो प्री का है, मेंस का नहीं है. थर्ड क्वेश्चन विच सीम्स टू बी अ क्वेश्चन फॉर
मेन्स अगेन पैरा जंबल, फिक्स सेंटेंस और सेंटेंस आउट का कॉम्बिनेशन है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक सेंटेंस कनेक्टर वेर इन अ सिंपल कंजंक्शन इज गिवन फॉर विच यू हैव टू कंबाइन द टू सेंटेंसेज. तो ये 4 क्वेश्चंस. अभी इन क्वेश्चंस में से सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन उठाओगे? जैसे हमेशा से मैंने कहा है कि इंग्लिश पेपर की स्ट्रैटेजी आपको ये रखनी है कि कभी भी एक एक मार्क के क्वेश्चंस पहले उठाना चाहिए. यानी 1 मार्क का क्वेश्चन तो आप कहोगे मैडम पैराजंबल भी है, एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का है. तो नहीं, पैराजंबल 1 मार्क का नहीं होता है. रीज़न इज इसका हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्टेड है. यानी अगर आपका सीक्वेंस से नहीं बैठा तो पांचों गलत है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पजल, इट्स अ वर्ड पजल. सो नेवर गो फॉर पैराजंबल फर्स्ट, नेवर गो फॉर आरसी फर्स्ट. रीज़न, मैं इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने को अपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं कहती हूँ. नेवर गो फॉर क्लोस्टर्स ऑल्सो फर्स्ट. वाई? पहले 5-6 मिनट तक तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस की वजह से फोकस नहीं कर पाता है. इसीलिए पहले 5-6 मिनट में जो भी पढ़ते हो उसको सिंगल रीडिंग में नहीं समझ में आता है बच्चों को, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को. एक्सेप्ट जो स्टूडेंट्स अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक रीडिंग में समझ में आ जाता है. पहले 5 मिनट में तुम्हारा ब्रेन उतना फोकस नहीं कर पाता है, तुम लोग समझ नहीं पाते हो एग्जैक्टली. तो इसलिए बार बार रीड करते हो. अगर सेंटेंस छोटा हो तो बार बार रीड करने में 2-3 रीडिंग में समझ में आ जाएगा. लेकिन वही अगर तुमने पहला क्वेश्चन आरसी उठा लिया, उसको बार बार रीड कर रहे हो, और स्पेशली व्हेन आरसी इज अ बिट ट्विस्टेड, that makes no sense. That will waste more of your time and you won't get anything in hand. So that is the reason कभी भी एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी 1 मार्क क्वेश्चन. अब इसमें 1 मार्क क्वेश्चन 2 ही है, या तो फ्रेजल फिलर्स उठाओ या तो फिर आप सेंटेंस कनेक्टर्स उठाओ. अभी फ्रेजल फिलर्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक लुक में, एक रीडिंग में समझ में आता है दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट ऑफ द ईजी लेवल. वो ईजी लेवल के नहीं दिख रहे हैं. आप देखते ही उसके वर्डिंग्स पे से समझ सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट लग रहे हैं वर्डिंग्स. इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में कुछ है, शेक्सपियर की ग्रेटनेस के बारे में कुछ है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं दिख रही है विमेन एज इन्वेस्टर्स को. सो दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ये कुछ ईजी लेवल नहीं है, थोड़ा सा ईजी से ऊपर लेवल है. चलिए, तो हम चॉइस अटक जाती हैं, फिर सेंटेंस कनेक्टर्स पे जाते हैं. लेट्स ट्राई विद सेंटेंस कनेक्टर्स. Yes, the teacher has asked the students not to copy from others during the examination. The students kept on copying during the final examination, resulting in the expulsion of 2 of them from the university. So absolutely correct. ये थोड़ा देखने में questions easy लग रहे हैं, sentences भी छोटे लग रहे हैं. तो इस actual paper की formatting आपको ऐसी करना है students. आपको सबसे पहले उठाना क्या है? 16 से 20 नंबर का question, यानी sentence connector. सेकेंड आप उठाओगे phrasal fillers. थर्ड आप उठा सकते हो या तो आरसी या तो पैराजंबल. अब जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको पहले उठाओगे. स्ट्रेंथ, ऑफकोर्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए. प्रैक्टिस करने के बाद आपको इतना तो पता चल ही जाता है कि मेरा पैराजंबल अच्छा है या मेरा क्लोज स्ट्रेस अच्छा है या मेरा आरसी अच्छा है. तो आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ, मैं सीक्वेंशियली ही जाऊंगी पेपर को, बट मैंने आपको इसकी स्ट्रैटेजी आपको बता दी है कि आपको सबसे पहले कौन सा उठाना है, बेसिक सेंटेंस कनेक्टर्स. सेकंड आप उठाओगे फ्रेजल फिलर्स. और थर्ड जो क्वेश्चन आपको करना है वो आपको चॉइस है. आपका अगर आरसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप आरसी उठाएंगे, आपका पैराजंबल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप पैराजंबल उठाएंगे. सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, अगेन आई रिपीट, दीज आर फ्रेजल फिलर्स स्पेशली डिजाइन फॉर मेन्स. बहुत कम एग्जाम्स में इसको देखा गया है, बहुत कम, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज समथिंग न्यू इज हियर. ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1. द कॉमन, अच्छा, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका, जब भी बात हम करते हैं फ्रेजल फिलर्स की, जब भी बात हम करते हैं पैराग्राफ फिलर्स की, सेंटेंस फिलर्स की, तो पैराग्राफ सेंटेंस फिलर्स को सॉल्व करते टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि आपको आइडिया पकड़ना पड़ता है कि किस चीज़ के बारे में एग्जामिनर, ऑथर बात कर रहा है, और उसी आइडिया को आपको कनेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन से. सेम गोज हियर. लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 1. Okay, let's go with question number 1. Question number 1 says the common practice of not trusting women as investors is illogical. Okay, so the common practice of not trusting women as investors is illogical as is a conjunction which is doing the job of because. बिकॉज इज़ इलॉजिकल बिकॉज औरतों को इन्वेस्टर्स बनकर ट्रस्ट नहीं करना, यानी औरतों को एज इन्वेस्टर्स ट्रस्ट नहीं करना, ये बात बहुत बेवकूफ़ी वाली है. क्योंकि मतलब यहाँ पे आगे कौन सा रीज़न चाहिए हमको? ऐसा रीज़न जो ये दिखाता है कि औरतों में उतनी क्षमता है कि वो इन्वेस्टर्स बन सकते हैं. यानी मुझे ऐसा आगे फ्रेज चाहिए जो ये प्रूव करता है कि women have the capacity to become investors, or women have proven to be good investors. So let's go which option says that. Financial planning should not be a gender issue today. No, we are not talking about gender issue. We are just talking about specifically women as investors. ये stupid बात है. क्यों stupid है? क्योंकि women ने अपने आप को as good investors prove किया है, तो ये नहीं जाता है financial planning.
The needs and aspirations of both the genders is same. No, we don't go with it. The reasons are undiscovered as to why males should be preferred. No. As women control many financial decisions in the household. Yes. Women as investors, ये चीज़ आप अगर इसको ट्रस्ट नहीं करते हो, ये बहुत बेवकूफ़ी वाली है, क्योंकि औरतों ने अपना आप का प्रूफ कर दिया है एज इन्वेस्टर्स, बिकॉज दे आर द वन हु टेक्स द फाइनेंशियल डिसीजंस एट होम. सो फर्स्ट का आंसर दिल्ली आना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में अलॉन्ग विद द आंसर की विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज मेंशन इन द आंसर की हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. तो आप वो भी चेक करते हैं. अगर आपको तो और डाउट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप, आई कैन क्लैरिफाई. तो फर्स्ट का आंसर आएगा दिल्ली. द ओनली रीजन इज इट इज़ गोइंग कंटेक्चुअली, इट इज़ गोइंग विद द आइडिया ऑफ द सेंटेंस. स्टूडेंट्स, एक चीज़ कभी भी याद रखना, कभी भी आप इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन और आंसर के बीच में कनेक्ट करती है वो होता है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी है लेकिन वो कंटेक्चुअली क्वेश्चन के साथ नहीं जा रहा है, तो यू कैन नॉट टेक इट एज द आंसर. So the first thing that you need to focus while you're solving any English examination is, any English question paper is, that the answer should connect with the question contextually first. Second, grammar. Let's go for the second question now. Existing studies on B.R. Ambedkar largely focus on his substantive religious, sociological, political and constitutional concerns and आया है. अभी थोड़ा ध्यान दो कि ये जो करंट स्टडीज़ है, जितने स्टडीज़ हमारे पास हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लेकर, ये ज़्यादा फोकस करते हैं सब्सटैंटिव रिलीजियस, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न. मतलब उन्होंने जो कंसर्न बताया है इन सारे फ्रेटर्निटीज़ में या फैकल्टी में, जो अपना कंसर्न बताया उसको लेकर, और क्या कंप्लीट कर सकता है स्टेटमेंट को. लेट्स गो फॉर इट. ओके. नॉट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ही डिप्लॉयड फॉर द पर्पस और मोड्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंटेशन. उनका इन सब्जेक्ट्स पे लेके जो कंसर्न है उस पर ज़्यादा पढ़ाई है, ना कि उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए. पहला, and he formulated a number of concepts to take stock of the social reality that he confronted, that he fought, and he took a number of concepts, and he advanced a comprehensive and consistent design of what it means to live as public, reformulated existing concepts by critically engaging with the body of scholarship available to him. BCD, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. इसको मैं इजी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा इजी के अबव भी ले सकते हो आप इसको मॉडरेट लेवल में डाल सकते हो. इट हैज़ टू बी ए. नाउ व्हाई ए? नसी, इसका एक कनेक्टिंग हिंट यहाँ पे ये है, एग्जिस्टिंग स्टडीज़ ऑन B.R. अम्बेडकर लार्जली फोकस ऑन एंड नॉट ऑन. तो ये जो दो बार ऑन आया है, इसने इस प्रपोजिशन, ये जो दो ऑन प्रपोजिशन है, इसने कनेक्ट किया है फोकस को. Okay, the verb. So focus on and not on. So that is one of the reason how you can relate. Second, it goes contextually also. Second का आंसर हम लोग जाएंगे ए ऑप्शन. स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा क्योंकि मॉडरेट लेवल है, आपको समझने में दिक्कत आएगी. रीज़न इज़ यू नीड टू हैव अ गुड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल टू मेक दिस अंडरस्टैंड. आप गली क्रिकेट खेलते हैं, अब जैसे मैं भी क्रिकेट खेलती हूँ, तो इतना हमको समझ में आता है कि बैट है, बॉल है, कुछ बेसिक रूल्स पता है क्रिकेट के, एंड दैट इज़ एसेंशियल टू ओनली अंडरस्टैंड द गेम. बट अगर आपको उस गेम के हायर लेवल पे जाना है, डीपर अंडरस्टैंडिंग पे जाना है, तो आपको उसकी बारीकी भी आनी चाहिए. जैसे ऑफ स्पिन क्या है, लेग स्पिन क्या है, यू नो देयर आर मेनी टर्म्स विच आर देयर इन द क्रिकेट. स्लिप कहाँ होती है. ओके, सो व्हेन यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लेवल, आपको कंटेक्चुअली भी पता चलेगा कि नहीं ए ही जाता है. ओके, लेट्स कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3. The 2008 economic crisis hinged upon the faulty home loans that were made accessible to individuals who normally would not qualify, which dash. 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस की जिम्मेदारी हम उन होम लोन्स को देंगे जो उन लोगों को दिए गए जो उस लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करते. हम लोन के लिए क्वालिफाई नहीं करते मतलब जिसकी सैलरी 10,000 की, उसको 50 लाख का लोन दे दिया, या जिसकी कोई इनकम सोर्स ही नहीं है उसको 10 लाख का लोन दे दिया. तो इस वजह से क्या हो गया, 2008 पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया. अभी इकोनॉमिक क्राइसिस का ये क्या बोल रहा है, रीज़न दे रहा है.
हेल्प टू एड द इकोनॉमी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. नाउ हेल्प टू एड यानी इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. यहाँ पे तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस बता रहा है, तो क्वेश्चन में नेगेटिविटी है, ए ऑप्शन पॉजिटिव है, कैन नॉट मैच विद द कंटेक्स्ट. अगेन हेल्प्ड, हाउ कैन इट हेल्प व्हेन इट इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस? अगेन बी नहीं जाएगा कंटेक्चुअली. Disrupted the US economy and the global economy. To disrupt is yes, to create a problem. Disrupted the houses of the rich and the poor. Disrupted the houses. घरों को बर्बाद करेगा economic crisis? No. The answer for this has to be C. Third का जाएगा C. Negative question and a negative statement to support that. Now let's go for question number 4. Question number 4 says, it may be audacious even to attempt a definition of Shakespeare's greatness, but dash. बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता. ऑडेशियस इज एक्चुअली समथिंग विच इज़ प्रीटी बोल्ड. बहुत ज़्यादा निडर फैसले को कहेंगे, बोल्ड रिस्क को कहेंगे, या आपने बहुत बड़ा कोई रिस्क उठाया हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लिया हो जो काफ़ी बोल्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडेशियस. सो इट मे बी क्वाइट बोल्ड इनफ टू अटेम्प्ट अ डेफिनेशन ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेटनेस. मतलब कोई इंसान के लिए बहुत हिम्मत की बात होगी अगर उसने कोशिश की शेक्सपियर की ग्रेटनेस को डिफाइन करने की. परंतु है तो परंतु मतलब ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हो सकता है. सो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है परंतु. सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द गिफ्ट्स दैट एनेबल्ड हिम टू क्रिएट इमेजिनेटिव विजन्स. सो फोर्थ का द आंसर विल बी बॉम्बे. आप कंटेक्चुअली जाओगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. द US गवर्नमेंट्स न्यू गाइडेंस फॉर इशूइंग H1B वीज़ा. अब US गवर्नमेंट्स के नए गाइडेंस की बात हो रही है फॉर इशूइंग द वीज़ा. वीज़ा, इंडियन IT फर्म्स हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर्स ऑफ दिस. अभी ये जो अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट देखो तो ये गवर्नमेंट के नए गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहा है जो H1B वीज़ा इशू करने वाले हैं. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, which allows technology firms to hire skilled overseas workers may lead to increased litigation. Fifth का आंसर आना चाहिए Delhi, because now it is elaborating on the new guidelines that are being given by the US government. So ये contextually इसको fit कर रहा है. Fifth का आंसर आना चाहिए Delhi. Understood? Okay. Now let's go for the next question. That is question number 6, which is based on RC. पहले RC को समझ लेते हैं. अगर आप को मैं थोड़ा सा, I hope I can enlarge this. Yes, I'll just enlarge this part of RC. RC is made up of hardly, if I'm not mistaken, 3 sentences. Yes, RC is hardly made up of 3 sentences. First is a lengthy one, second is a small sentence, and third is again a pretty lengthy sentence. Okay, मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के समझाती हूँ, इसका हम जनरल आइडिया निकालते हैं, then we can analyze it. As the tortoise, इसको tortoise स्पेल करते हैं, मतलब स्पेलिंग लिखते टाइम, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टर्टीज है. Anyways, let's go with it. As the tortoise, I'll keep it that way. As the tortoise tucks its feet and head inside this shell and will not come out even though you may break this shell into pieces, even so the character of the man who has control over his motives and organs is unchangeably established. पहले वाक्य में ये कंपैरिजन दे रहा है, ये एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है. मेटाफोर इज कंपैरिजन, कंपेयरिंग व्हाट? अ टॉर्टोइज विद अ मैन ऑफ कैरेक्टर. मैन ऑफ कैरेक्टर इज मैन ऑफ क्वालिटीज, मैन ऑफ पाथ्स. तो टॉर्टोइज जैसे ही अपने सर को और पैर को अपने शेल के अंदर ले लेता है तो बाहर आता ही नहीं, चाहे आप उसको टुकड़े टुकड़े कर दो. वैसे ही जो एक मैन ऑफ कैरेक्टर है, मैन ऑफ क्वालिटीज़ है, मैन ऑफ कंट्रोल है, उसको इतना कंट्रोल होता है अपने लक्ष्य पे, अपने ऑर्गन्स पे, वो एस्टैब्लिश कर लेता है कि उसको कोई बाहर की चीज़, उसके अंदर कोई फेरबदल ला नहीं सकती, यानी उसको सिचुएशन मैनिपुलेट नहीं कर सकती. ही कंट्रोल्स हिज ओन इनर फोर्सेज एंड नथिंग कैन ड्रॉ देम आउट अगेंस्ट हिज विल. यानी अपनी अंदरूनी ताकत पे इतना उसको कंट्रोल आ जाता है कि कोई चीज़ सिवाय उसके उसको बदल नहीं सकती. Just imagine the control he has over his mind, over his desires, over his needs, over his organs. यानी इतना उसने अपने आप पे कंट्रोल ला लिया है कि कोई चीज़ उसको बदल नहीं सकती. सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड, by this continuous reflex of good thoughts and good impressions moving over the surface of the mind, the tendency to do good becomes strong. तो कंटिन्यूसली वो अपने ही दुनिया में है, एक अच्छी सोच, अच्छे थॉट्स, अच्छे इंप्रेशन जो उसके माइंड पे चल रहे हैं, तो उसकी जो आदत है कि मुझे अच्छा ही करना है,
फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं या जिनको अच्छा कर रहा हूँ वो मेरे लिए बुरा कुछ सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, देन इट्स इमटेरियल टू हिम. And in consequence we are able to control the indriyas or sense organs. So ultimately when you control your desires, when you control your willpower, you control your sense organs. Now what does it mean? I'll give you a very simple example for the third sentence. जिस इंसान ने अपने विल पावर पे कंट्रोल ला लिया है कि नहीं यार इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर बना लिया, इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली कि किसी भी कीमत पे मुझे वेट कम करना है और मुझे खाने को हाथ नहीं लगाना है. सपोज़ उस इंसान को समोसे बहुत पसंद है, समोसे की खुशबू भी आ रही है, ही कैन स्मेल इट, actually he has the strong desire to eat it, but he's still controlling it so well कि उसको वो स्मेल भी सुनाई नहीं देती है. मतलब स्मेल उसको वो नहीं ले सकता है, स्मेल नहीं ले सकता है समोसों की. सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली इज़, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, आपके साथ भी बहुत बार हुआ है मुझे लगता है, इफ़ यू कैन जस्ट ट्राई दिस. आप आपके एग्ज़ाम के स्ट्रेस में इतना आ जाते हो, आपके इमोशंस वो इतना आपको कंट्रोल कर लेते हैं कि आपको सामने रखा हुआ हॉल टिकट भी नहीं दिखता है. So your sense organs are under the control of that one thought of stress that you take during your examination. Same thing, तुम्हारा thought अगर तुम्हारी inner strength इतनी strong हो जाए तो फिर तुम्हारे sense organs भी तुम्हारे control में आ जाते हैं. So the last statement अगर आप देखो, and in consequence you are able to control the indriyas or sense organs. So if you control your inner strength, you can control what? You can control your sense organs. Okay, let's go for question number 6. Okay. The author uses the phrase inner forces. Can you just tell me the general idea of this passage before we start with question number 6? The idea, the basic idea, the general idea of the passage is all about once a man can control, or once a man is able to control his own inner strength, his inner desires, and his willpower is pretty strong enough, then he can also control his what? Senses. The author uses the phrase inner forces in the passage. The passage is not about comparison between tortoise and man, okay? The passage is not about a comparison. The passage का जनरल आइडिया ये है कि अगर तुमने अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाया और तुम उस पर कंट्रोल ला चुके हो अपने डिज़ायर्स पे, अपने इनर इंस्पिरेशंस और मोटिव्स पे, तो तुम अपने सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो. पैसेज में ऑथर ये बोलना चाहता है. The author uses the phrase inner forces in this passage. Which of the following would be its most correct meaning in the context? इनर फोर्सेस का क्या मीनिंग लेंगे आप? इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन मैन, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट, या फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय सेंस ऑर्गन्स. नाउ दिस वाज रियली अ टफ क्वेश्चन एंड प्रीटी एम्बिगुअस ऑल्सो. तो अगर आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ गया तो मैं कहूँगी आप इसको स्किप करने में ही अक्लमंदी रहेगी. क्वेश्चन नंबर 6. The answer for this has to be C, forces produced by sense organs. Why? Because that connects to the general idea of the passage. इसलिए मैंने कहा अगर आपने जनरल आइडिया सही समझा होगा तो आप पैसेज को कनेक्ट कर पाओगे आंसर्स को. बट एनीवेज क्वेश्चन 6 वाज रियली अ टफ क्वेश्चन. द आंसर फॉर 6 हैज़ टू बी सी. इसी वजह से आएगा क्योंकि पैसेज का जनरल आइडिया ये है कि अगर आपने आपके इंटरनल फोर्सेस को कंट्रोल में ला लिया तो आप आपके सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हो. तो बेसिकली दिस वर्ड्स are seen in passage number, answer option number C. We'll go with 6th ka C as the answer, which is really a tough question. Now let's come down to the next question, that is question number 7th. I'm so sorry. 7th को enlarge करते हैं. Which of the following statements would illustrate the metaphor in the passage? Metaphor is comparison. ये मैंने क्लास में लिया था. तो कंपेरिजन को कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मैच करता है 7th में? इफ़ यू टेक अ लुक एट ऑल दी ऑप्शंस, मैन इज़ स्लो मूविंग एंड स्लो विटेड, विटी इज़ इंटेलिजेंस फिल्ड विथ ह्यूमर इज कॉल्ड एज विट, अ मैन ऑफ कैरेक्टर refuses to be influenced by outside compulsions against his will. I think B goes so correctly. अगर आपको जनरल आइडिया समझा तो आपके लिए ये बहुत ईजी जाएगा. Man confines himself to a life of no, it's not talking about isolation, it's all talking about controlling your desires, your motives with respect to external environment. Man cannot have a good character or strong will. No, absolutely not. 7th, the answer has to be Bombay. Question number 8. Which of the following statements may be assumed to reflect the central theme of the passage? आ गया general idea of the passage. Central theme of the passage is nothing but the general idea of the passage. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया passage समझाते टाइम ही 8th का आंसर आना चाहिए A. Good thoughts lead to the control of the sense organs. तुम्हारे अगर सोच अच्छी, तुम्हारे चीज़ों पे अगर तुम्हारा कंट्रोल है तो तुम अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल ला सकते हो. बी नहीं जाएगा, बी इज़ वाइस वर्सा. बाहर से अंदर आने का रास्ता बता रहा है जबकि पैसेज अंदर से बाहर जाने का रास्ता बता रहा है. सो
और सी को देखो ध्यान से, तो हो सकता था, लेकिन इसमें इसने ना एक वर्ड यूज़ कर दिया है. आई जस्ट एक्सप्लेन इट. द वर्ड हियर दैट ही हैज़ टेकन इज, द वर्ड इज disturbed. So character दो established may be disturbed or may not be disturbed by outside forces और cannot be disturbed आना चाहिए. तो उसने यहाँ पे disturb डाल दिया, तो सी नहीं जाएगा. Okay. Okay, I'm just sorry for this. Okay, let's come down to question number 9. Which of the following statements would be the most correct in explaining the metaphorical meaning of break the shell into pieces? What is the metaphorical meaning of breaking the shell into pieces? Is attempting to destroy man's character. अगर कोई ऐसी force है जो तुमको बाहरी तौर पे आप अप्लाई कर रहे हो और वो तोड़ने के लिए बनाई गई है. So 9 that has to be C. This was an easier question. I think this was an easy question. The question number 10th, let's go for it. The passage consists of 2 long sentences and a short one. The purpose of this style could be to suggest that. Again, it's आस्किंग यू फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस स्टाइल. मैंने अपने बुक रिव्यू सेशन में बच्चों को कहा है कि तुम नरेशन स्टाइल लिखो. इस तरीके का लिखने का क्या मतलब है, ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? जो ऑथर मैसेज कन्वे करना चाहता है, द अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट कैरेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेंटल डिसिप्लिन. 10th इट हैज़ टू बी बॉम्बे. ओके, नाउ लेट्स कम डाउन टू पैराजम्बल. स्टूडेंट्स, मैंने आरसी के कुछ एंडिंग के क्वेश्चंस थोड़े से फास्ट लिए. द ओनली रीज़न इज़ क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पीडीएफ आंसर की में डाला है. अगर आपको वो पढ़ने के बाद भी डाउट आता है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. ओके, नाउ लेट्स कम डाउन टू पैराजम्बल. पैराजम्बल के जैसे बता दिया उन्होंने कि आपका ए पार्ट फिक्स्ड है. ओके, ए इज़ फिक्स्ड, आप इसको छेड़ नहीं सकते, आप भले किसको भी छेड़ लो. आप बी सी डी ई एफ जी एच में से एक और सेंटेंस आउट है, उसको हटाना है और बाकी को रीअरेंज करना है. Now, visual anthropology is an academic subfield of anthropology that has 2 distinct but interesting aims. अब यहाँ पे 2 distinct और interesting aims इसने डाल के ही हमको ये बता दिया है फॉर श्योर कि फर्स्ट और सेकेंड आ गया. तो मतलब ए के बाद 2 की कनेक्टिविटी तो काफ़ी स्ट्रांग होगी, ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत ही नहीं. एफ और जी, क्योंकि और कहीं फर्स्ट और सेकेंड है नहीं. सो ए के बाद फॉर श्योर है हम कि ए अगर फिक्स है तो ए के बाद कौन जाएगा? एफ एंड जी. क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पता चल गया हमको. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर फर्दर ऑप्शंस. अब बचते हैं हम लोग कौन से ऑप्शंस में? ई डी, वी आर लेफ्ट विथ, सॉरी, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है. बी सी डी ई एच में से एक तो पहले ऑड निकलेगा, बाकी के रीअरेंज होंगे. तो चलिए पहले ए एफ जी को लिंक बना के पढ़ते हैं तो हमको शायद जनरल आइडिया आ जाए. Visual anthropology is an academic subfield of anthropology that has 2 distinct but interesting aims. यानी ये किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा है जिसके 2 aims हैं. The first involves the addition of images to ethnographic studies to enhance the communication of anthropological observations through the use of photography, film and video. The second one is more or less the anthropology of art, understanding visual images to address certain questions. इतने सारे शब्द भी दिमाग में नहीं गए तो चलता, बट इतना मुद्दा तो पता चल गया कि किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है जिसके 2 एम्स है. इतना तो समझ में. और सब्जेक्ट का नाम क्या है? विजुअल एंथ्रोपोलॉजी. बी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स इंक्लूड. अभी ये भी उसी सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो बी ऑड सेंटेंस आउट नहीं हो सकता. सी देखते हैं. How significant is the visual aspect of life in any particular society or civilization, etc. Visual aspect of life, visual aspect of life की बात कर रहा है in any particular society or civilization. देखते हैं, सी को थोड़ा साइडलाइन रखते हैं. The end results of these methods are narratives which communicate typical events of a cultural scene. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे कल्चरल सीन की बात हो रही है, एंड रिजल्ट्स और मेथड्स की बात हो रही है डी में. ई, दीज इंक्लूड हाउ फार डू ह्यूमन्स एज अ स्पीसीज रिलाई ऑन व्हाट इज सीन एंड हाउ डू दे इंटीग्रेट दैट इनटू देयर लाइव्स. इट्स ऑल अबाउट कि ह्यूमन एज स्पीसीज ये सब चीज़ों को कैसे अपनी ज़िंदगियों में इंटीग्रेट करते हैं. अभी लाइफ एंड लाइव्स, सी और ई ज़िंदगियों के बारे में बात कर रहा है. विजुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, ज़िंदगी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो सी और ई ऑड सेंटेंस आउट नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड. 2 ऑड सेंटेंस आउट थोड़ी निकालना है, एक ही निकालना है. सी ई नहीं है ऑड सेंटेंस आउट. डी और एच पे अटकते हैं. देखते हैं एच. विजुअल स्कॉलर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अनएथिकल to alter images to change their meaning or present an image that connotes a reality not consistent with the understood reality. अगर आप
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, विजुअल स्कॉलर्स को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ अनएथिकल है, जबकि AFG तो सब्जेक्ट और उसके एम की बात कर रहे हैं, C और E उसको ज़िंदगियों में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को, एंड रिजल्ट क्या होगा ये D बता रहा है, H तो उसको अनएथिकल होने की बात करो, वो भी विजुअल स्कॉलर्स के। सो आई थिंक H को थोड़ा बाजू हटा देते हैं। अब हम बचते हैं AFG, BCDE को अरेंज करना है। BCDE को कैसे अरेंज करेंगे? AFG का सीक्वेंस डन है, AFG को आप हटा नहीं सकते। अब बचता है BCDE। कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको किसी में? थोड़ा ध्यान से देखो। These include how far do humans as species rely on what is seen and how do they integrate that into their lives. The end results of these methods are. अब अगर आप बात करो डी ऑप्शन की, तो इसमें बात हो रही है एंड रिजल्ट्स की, राइट? अगर आप जी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, द सेकेंड वन इज मोर और लेस द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट, अंडरस्टैंडिंग द विजुअल इमेजेस टू एड्रेस सर्टन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वर्ड आया है जी के एंड में, ई में आया है दीज इंक्लूड, और वो भी एक क्वेश्चन है और उसने 2 क्वेश्चंस डाले, मतलब जी के बाद का लिंक जा रहा है ई का और ई के बाद जा रहा है डी का, क्योंकि ई में जो वर्ड जी में जो वर्ड क्वेश्चंस है उसको प्रोनाउन लिया दीज ई में, और दिल्ली में एंड रिजल्ट्स पे बात की है। देखो FG के बाद आना चाहिए, विल गो विद द ऑप्शन एज ED। अब ED के बाद बचते हैं 2, B and C। Now the visual anthropology methods include, and how significant is the visual aspect, but then you can just go for it. I think FG ED के बाद D की connectivity C के साथ नहीं जाएगी. It has to be the methods. The reason is this is the word method here and here is the word methods coming. So D के बाद आएगा B followed by the last option C. So अगर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स ध्यान से लगाते, अगर आप इसको पढ़ के समझ के अप्लाई करने पे जाते तो मुश्किल जाता, बट शॉर्टकट्स लगाते तो दिस पैराजम्बल वुड हैव बीन ईजी. द करेक्ट सीक्वेंस आई हैव रिटन समवॉट in a very rough manner, but the sequence is FGE DBC. FGE DBC. Okay, so let's go for it now. The next part, the very interesting part. इसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, and this is all about connectors. तो इस क्वेश्चन को पहले डायरेक्शंस ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है. In the following question, 2 statements and 5 connectors are given. Only one of the connectors from those given can be used to combine the 2 statements into one without changing the meaning. इसने डायरेक्शन में एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दी है जिस पे आपको भी ध्यान रखना है, दैट इज़ विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. जब भी आप सेंटेंस कनेक्टर्स सॉल्व करते हैं तो एक बात पे बहुत ध्यान दो बच्चों की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. आप कुछ भी कर सकते हो, फर्स्ट को सेकंड सेंटेंस लिखो, सेकंड को फर्स्ट सेंटेंस लिखो, आगे पीछे करो सेंटेंसेस, शब्द ऐड करने हैं कर सकते हो, निकालने सकते हो, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. सबसे पहले मीनिंग नहीं अगर आपको बदलना है या सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो आपको दोनों सेंटेंस को पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है और उन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालना है. रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, मैं ये सारा बताती हूँ. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट. द टीचर हैज़ आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू कॉपी फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. टीचर ने बच्चों से कहा एग्जाम में चीटिंग मत करना दूसरों से. The students kept on copying during the final examination, resulting in the expulsion of 2 of them from the university. बच्चों ने टीचर की बात नहीं मानी, फिर भी कॉपी करते रहे और 2 बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया. मतलब क्या, दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? पहले टीचर ने कुछ कहा, सेकंड बच्चों ने फिर भी नहीं माना. अतः फिर भी मतलब तरी सुद्धा यानी कौन सा यहाँ पे कंजंक्शन तरी सुद्धा से कनेक्ट होता है, आप बताइए कौन सा कंजंक्शन तरी सुद्धा से जाएगा? बट स्टिल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, दैट इज येट. So now we make it this way. The teacher has asked the students not to copy from others during the examination, yet the students kept on copying during the final examination, resulting in the expulsion of 2 of them from the university. इसको कहते हैं सेंटेंस कनेक्टर. तो आपने रिलेशनशिप क्या निकाला? तरी सुद्धा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बट स्टिल यानी येट. 16 का आंसर आना चाहिए था ए. सिंपल, ईजी. Question number 16 to 20 काफ़ी easy questions हैं. Now let's go for question number 17. I'll enlarge it for you. It's question number 17. I'll enlarge more for you. Yes, it's visible. I was not in a situation to step out of the house yesterday because of my severe headache. मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि मैं घर से बाहर निकलूं क्योंकि मेरा बहुत सर दुख रहा था.
I attended the sales meeting at my office on the instructions of my senior management. फिर भी मैंने जाके सेल्स मीटिंग अटेंड की ऑफिस में, मेरे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे सीनियर मैनेजमेंट उनकी तरफ से. फिर भी इज़ अगेन तरी सुद्धा के लिए एक और वर्ड यहाँ पे आया, दैट इज़ नेवर्दलेस. द वर्ड इज़ नेवर्दलेस. तरी सुद्धा इज़ नथिंग बट नेवर्दलेस. सो 17 का आंसर आना चाहिए बॉम्बे. आपको समझा रिलेशनशिप कैसे निकाला? तो जब आप सेंटेंस कनेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आपको पूरे कनेक्टर्स के मीनिंग पता होना चाहिए. तरी सुद्धा के लिए कौन से जाएंगे. इसमें सेंटेंस कनेक्टर्स या कंजंक्शंस में भी बहुत सिनोनिम्स हैं. बिकॉज का सिनोनिम एज है, सिंस आता है. सो देयर आर मेनी सिनोनिम्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर. ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18. I was very tired and exhausted after spending the whole day at the hospital. मैं बहुत थक गया था और बहुत exhausted था, पूरा दिन हॉस्पिटल में गया. I went to sleep without having dinner after coming back. और बिना खाना खाए सो गया. और बिना खाना खाए जाके सो गया. Now let's go. I was very tired and exhausted after spending the whole day at the hospital and I went to sleep without having dinner after coming back. And I went to sleep भी जा सकता है, लेकिन इसमें एक और वर्ड है जो बहुत exactly जाता है. कौन सा? I was very tired and exhausted after spending the whole day at the hospital, so I went to sleep without having dinner after coming back. So is what? So tells the effect. So tells the effect. इतना थका हुआ था कि मैंने खाना ही नहीं खाया, जाके सो गया. खाने नहीं खाया, जाके सो गया. तो ये आपका इफेक्ट का इम्पैक्ट दिखा रहा है. इफेक्ट का इम्पैक्ट है, तो इफेक्ट का इम्पैक्ट के लिए आएगा सो. अगेन आई टेल यू स्टूडेंट्स, 18 में अगर ए वाला ऑप्शन नहीं होता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक इट अप, ए वाला ऑप्शन नहीं होता तो एंड इज़ ऑल्सो करेक्ट. बट दिस विल बी मोर करेक्ट क्योंकि दिस इज़ द इम्पैक्ट, द इफेक्ट, एंड दिस इज़ द cause of it. So is correct. Okay, now let's go for the 19th one. Like every second Indian, I'm a big fan of sports and I also like to watch a lot of matches with my friends. I love to watch football matches and enjoy the nail-biting finish most of the matches have. मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन उसमें से फुटबॉल ज़्यादा पसंद है. तो जब आप स्पेसिफिकली किसी एक पे आके रुकते हो तो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेशली और स्पेशली. द आंसर फॉर दिस हैज़ टू बी ए ऑप्शन, स्पेशली. स्टूडेंट्स, ऐसे कई वर्ड्स है कि स्पेशली और स्पेशली का क्या डिफरेंस है मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में. बट द रीज़न इज़ टाइम की वजह से मुझे इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है. 20th, द मैन गोज़ टू द पार्क एवरी संडे, ही लव्स वॉचिंग द डक्स इन द लेक. पार्क में जाके क्या करता है वो बताया है 20th क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पार्क में जाके क्या करता है बताने के लिए द आंसर फॉर 20th हैज़ टू बी द मैन गोज़ टू द पार्क एवरी संडे as he loves watching the ducks in the lake. 20 का आंसर आना चाहिए सी. So students, I'll just wind this session up because अगर ये फाइल ज़्यादा बड़ी हो गई तो अपलोड नहीं होगी. Anyways, you can just check the PDF as well as the PDF of the answer key, the descriptive form of the answer key on our SSA's official Telegram channel. Wish you all the very best. See you soon with the next video. Thank you so much students. Have a good time. Keep studying, keep reading and keep rocking. Thank you so much students.